अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हैं हेल्थ आवर के साथ। जैसे आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सर्दी बहुत ज़ोरों शोरों से आ चुकी है। अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमें इतनी सर्दी की आदत नहीं है। इस बार सर्दी मुझे लगता है कि वक्त से थोड़ा पहले आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी हमेशा दिसंबर के आखिर में आती है, फिर जनवरी फरवरी तक रहती है। जहाँ सर्दी बहुत सारी खुशी लेके आती है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ सर्दी के मौसम में, वहाँ सर्दी से रिलेटेड कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो कि हमें पूरी सर्दी के मौसम में हमें तंग करके रखती हैं। इसी सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला को, जो कि 19 ईयर्स से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेशलिटी इनकी फैमिली फिजिशियन है, साथ में ये डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन विंटर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। प्लेजर इज ऑल माइन, आई एम वेरी मच, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, सर्दी क्योंकि आ चुकी है और आपको पता है कि इस बार सर्दी थोड़ा जल्दी आई है। देखा जाए तो हमारी शहर की अगर बात की जाए तो सर्दी बहुत लेट टाइम पे आती है, दिसंबर के भी आखिरी महीने, आखिरी के हफ्ते में, और फिर उसके बाद जनवरी और मोस्ट फरवरी तक सर्दी रहती है और ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि हॉस्पिटल जो है इस वक्त उसमें क्या सिचुएशन है? हमने सुना है कि काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, इन्फ्लुएंजा वायरस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोल्ड कफ के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया वंस अगेन इनवाइट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिकली पूरी दुनिया में वेदर चेंज होता जा रहा है, तो उसी की वजह से हमारे यहाँ भी सर्दी और वेदर का पैटर्न बड़ा चेंज हो रहा है। अब सर्दी का ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ी, खासतौर पर कराची में। फिर जो इतनी पोल्यूशन हमारे यहाँ बढ़ गई है, लाइक कराची टॉप सिटीज़ जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो इसी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। खासतौर पर इस मौसम में ऐसे पेशेंट जिनको एजमा होता है या जो हाई रिस्क होते हैं, COPD है, डायबिटिक है, इन पेशेंट में ये कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं आम उस पर, तो बहुत बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट इनका ख्याल नहीं करता है तो फिर यही सीवियर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, अब से निमोनिया में भी पेशेंट चला जाता है, जिसकी वजह से फिर डेफिनेटली उसको फिर हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये वजह होती है कि इस ड्यूरेशन में ये पेशेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, निमोनिया वाले, फ्लू वाले। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने भी देखा है कि जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको लंग्स का इशू है या एलर्जीज हैं, उनमें ये जो महीने होते हैं, 3-4 महीने, वो बहुत ही ज़्यादा खराब गुजरते हैं। और उसके बाद शुरू हो जाता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में वही पॉलन एलर्जीज और वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। तो मुझे देखिए, एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त पिछले सालों से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या कम है? क्योंकि देखिए पॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो ठंड तो एक रीज़न है ही एलर्जीज का, पॉल्यूशन अनदर रीज़न है, और फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं इस वक्त जो पूरे मुल्क में, हमारे अगर मुल्क की बात की जाए वो तो खैर बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। अगर हम शहर की बात की जाए तो आपको पता है कितना डिजास्टर इस वक्त हुआ है। पूरी सड़कों के ऊपर रोडें टूटी हुई हैं, मिट्टी उड़ रही है, सही है, वैसे ही धुआं और ये सब बहुत है, गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे बताइए कि एलर्जीज पे कितना असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। एक तो विंटर इटसेल्फ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देता है। दैन पोलिन, एयर क्वालिटी, और फिर डस्ट कराची में जहाँ हर दूसरी सड़क टूटी हुई है, तो उस डस्ट की वजह से भी जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप देखें, खासतौर पर रात में ऐसे पेशेंट को दमा उनका बहुत बढ़ जाता है, सांस की तकलीफ, कफ शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है डेफिनेटली चीज़ों को बढ़ाती चली आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर साल के मुकाबले में कम होने के बजाय हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ डस्ट की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है, वेदर मज़ीद से मज़ीद डिस्टर्ब होता जा रहा है। अगर बारिशें हो जाती हैं विंटर में तो वो काफ़ी हद तक डस्ट को सेटल कर देती हैं, एलर्जीज कम हो जाती हैं। तो हमारे विंटर में बारिशें भी बहुत ही कम ना होने के बराबर होती हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हर साल इनके केसेस में इजाफा ही होता चला जा रहा है। जी आप मुझे बताएंगे कि पर्टिकुलरली जैसे जब हम सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी में कौन कौन सी डिजीजेज हैं? कोल्ड कफ और इन्फ्लुएंजा तो सबको पता है कि ये तो होता ही है। उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी ऐसी मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ सर्दी के मौसम की वजह से आती हैं बॉडी के ऊपर? देखिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो कॉमन जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, जो अक्सर मरीज़ आ रहा होता है आपके पास क्लिनिक में, हम देख रहे होते हैं, वो खांसी नज़ले की शिकायत के साथ ही आ रहा होता है। मोस्ट कॉमन यही इस वक्त ज़्यादा मरीज़ नज़र आते हैं। नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड कॉमन कोल्ड, ठीक है ना। इसमें पेशेंट को ज़्यादातर नज़ला होता है, हल्की सी कफ होती है, स्लाइट फीवर, बॉडी एक हल्का फुल्का होता है, और यूजुअली ये सबसाइड हो जाता है खुद ब खुद, 1 आध हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है।
अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी कॉमन होती है, थोड़ी सी मेल प्रैक्टिस भी होती है कि ऐसे पेशेंट को फ़ौरन ही एंटीबायोटिक दे जी, दी जाती बिल्कुल। है, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को अगर आप एंटीबायोटिक दें तो वो 1 हफ्ते में ठीक होगा, और अगर नहीं दें तो वो 7 दिन में ठीक होगा, सही। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि एंटीबायोटिक का इन देने पेशेंट में की कोई इतनी रोल ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मेल प्रैक्टिस की वजह से हो जाता है। हाँ, अगर वो आपको लगता है कि जी ये कॉमन कोल्ड से अलग है, ये इन्फ्लुएंजा की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी होती है, लेकिन एंटीबायोटिक वहाँ भी नहीं देनी होती। हाँ, उसके ऊपर कुछ सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, वहाँ एंटीबायोटिक का रोल आ जाता है। तो ज़्यादातर मरीज तो इन्हीं कंडीशन के साथ आ रहे होते हैं। अब कुछ पेशेंट जो कि ओल्ड एज के हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, डायबिटिक पेशेंट है, एस्थमेटिक पेशेंट है, उनमें ये सिम्टम्स और ज़्यादा आ रहे होते हैं। उसके अलावा इन केसेस में क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाते हैं, जी, तो बिल्कुल। डेंगू मलेरिया हमारे यहाँ बहुत बिल्कुल। ज़्यादा कॉमन हो जाता है इन और अभी उस अमवात भी वेदर में। कितनी हो रही है डेंगू से। बिल्कुल, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और अगर वो इलाके जो बहुत ही ज़्यादा सर्द हैं, अगर कोई यहाँ से जाता है बहुत ज़्यादा सर्दी में और वहाँ पे वो केयर नहीं करता, कराची में एक वजह ये भी है इन्फेक्शन होने की कि हमारी आदत नहीं है बिल्कुल भी विंटर क्लोथ्स पहनने बिल्कुल। की, ठीक है ना। हमारी वो नेचर में नहीं है कि हम वो पहने। तो अगर आप वो एक्सपोज हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं कि चले वेकेशन से वहाँ चले जाओ, वहाँ आपने ध्यान नहीं रखा और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए सर्दी से, तो वो हाइपोथर्मिया और दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी बाज़ औक़ात पेशेंट्स को हो जाती हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि देखिए अगर कराची की बात की जाए तो हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है दिन से लेकर रात तक। और अगर हम जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाती है। जैसे सुबह होती है 7, 8, 9, 10 बजे के बाद एकदम टेम्परेचर जो है ना हाइयर हो जाता है, और ये जब दोपहर के 2-3 बजते हैं तो एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ जो स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं वो सुबह तो पहन के जाते हैं अपना स्वेटर या जो भी है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब गर्मी शुरू होती है तो उनको अलग से एलर्जीज प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो उस सिलसिले में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि स्किन इन्फेक्शंस भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल, देखें एक और बड़ी वजह जो ये इतने स्किन इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं या चेस्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, वो ये भी होता है कि सर्दी में क्योंकि वेंटिलेशन का इशू होता है, क्योंकि जी। हवा चल रही होती है। कराची में बहुत ज़्यादा हवा का भी एक मसला आता है, ठंड से ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हवा चलती है और ड्राई एयर होती है तो ज़्यादा बीमार करती है। तो अक्सर क्या होता है कि जी स्कूल से भी क्लासरूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। जी, कि हवा नहीं है। अब वो वेंटिलेशन कम हो गई, एयर सर्कुलेशन कम हो गई, क्राउड बढ़ गया है, बच्चे हैं सारे, किसी एक को भी रनी नोज होगा तो वो स्प्रेड होगा एक से दूसरे में ड्रॉपलेट ठीक है। इन्फेक्शन के जरिए। बच्चे ने अपने वो नज़ला और उसने साफ़ किया, उसने फिर दूसरे बच्चे से हाथ मिलाया, दूसरे जी, से तीसरे बिल्कुल। में, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। वेंटिलेशन की कमी है, हैंड हाइजीन बच्चे इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, ये खेल कूद में भी मसरूफ़ होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के फिर जो है सर्दियों में इन्फेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को भी हम कहें कि जी वो अगर ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि किसी को खांसी हो रही है, तो वो भी बच्चा मास्क पहने। और अगर थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, वेंटिलेशन कम है, तो बच्चे खुद भी इस मौसम में एहतियात करें, खासतौर पे वो जिनको हर साल टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जी। फेरेंजाइटिस हो जाता है, जो बच्चों में इस मौसम में और कॉमन हो जाता है, तो उसका ध्यान रखें। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, हैंड हाइजीन, हाथ वॉश करना, मास्क पहन लेना, वेंटिलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक आध खिड़की खुली रहे ताकि वो और एज़ पर वेदर कराची में हम ये कहते हैं बिल्कुल कि सुबह कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, बिल्कुल, रात में कुछ बिल्कुल। और है। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में एडजस्टेबल इतना इशू नहीं होता। अगर आप एक कोई अपर पहन का बच्चे जा रहा है क्लास में जाके वो टेक ऑफ कर देता है, तो वो तो कोई इशू नहीं आना चाहिए कि दोपहर में मौसम गर्म हो गया। तो सर्दियों में जो गर्मी होती है वो इतना नुकसान नहीं दे रही होती है इनफैक्ट, तो जो हवा होती है वो ज़्यादा नुकसान देती है। आपको लगता है ये ब्लेसिंग है फिर भी कि हमारे यहाँ जो है धूप फिर भी निकलती है, लेकिन वो इलाके जहाँ पे धूप होती ही नहीं है उन इलाकों में और हमारे इलाकों में जरासीम कितने ज़्यादा फैल रहे होते हैं? क्योंकि ठंड में हमने ये सुना है, और आप हमें बताएंगे कि ठंड में जरासीम ज़्यादा फैलता है बनिस्बत गर्मी के मौसम में। बिल्कुल ऐसे ही ये जो बेसिकली कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा फ्लू के जो वायरसेस होते हैं, ये लो टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं और देर तक सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो इनका ट्रांसमिशन भी बढ़ जाता है इसी वजह से। और दूसरा जो अगर हमारे नोज़ का टेम्परेचर, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा तो नोज़ का टेम्परेचर भी अंदर कम होता है। हमारे नोज़ का एक फंक्शन होता है कि जो भी हम सांस के जरिए एयर अंदर लेते हैं उसका टेम्परेचर कंट्रोल करती है, उसको फिल्टर करती है नाक हमारी। तो इस मौसम में जब टेम्परेचर लो होता है तो नाक के अंदर भी मेम्ब्रेन का टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से वो जो फिल्ट्रेशन होती है वायरस की वो नाक इतनी अच्छी नहीं कर सकता। तो आपका एक तो एक्सपोजर बढ़ गया, फिर ड्राई एयर है, लो टेम्परेचर है, ये वायरसेस की लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है। तो अगेन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, आपको इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जल्द बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने बात करी एंटीबायोटिक्स की, और हमने देखा है कि एंटीबायोटिक का मिस यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि एंटीबायोटिक का ओवर यूजेज जो है उससे क्या नुकसान होते हैं बॉडी पे? देखें, हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम अक्सर औकात तो खुद से दवाइयाँ शुरू कर देते हैं,
जी कि रखी हुई सेल्फ मेडिसिन मेडिकेशन है। के जी जो थी खुद ही लेना शुरू कर दी। पड़ोसी से पूछा कि आज उसने बताया कि जी मेरे चचा को भी वो अभी खांसी हुई तो जी उसने ये दवा ले ली। अब दे डोंट नो एग्जैक्टली कि उनकी क्या सिचुएशन थी, उनको डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब करी। तो सेल्फ मेडिकेशन एक तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। हमारे पेशेंट्स आते हैं एक आध एंटीबायोटिक लेते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है जी, तो ये आपने खुद नहीं करना। बेसिक ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल रही हैं एंटी एलर्जिक या पैनाडोल टाइप बहुत की, कॉमन है। वो स्टिल ठीक है, आपको लग रहा है कि आप ले लें, लेकिन एंटीबायोटिक खुद से शुरू नहीं करनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि फिर आप में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो यूज टू हो जाएंगे उस एंटीबायोटिक के, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो फिर दोबारा जब वो इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं करेंगी। बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया होगा उस एंटीबायोटिक के ऊपर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एंटीबायोटिक खुद से बिला ज़रूरत ना लें, और अगर लेनी भी पड़े तो डॉक्टर के मशवरे से लें, क्योंकि अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स दी जा रही होती है। जी तो उसकी बिल्कुल। वजह से जब उनकी रेजिस्टेंस आ जाती है तो फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं बच रहे होते हैं, हम कौन सी दें। तो फिर बहुत जल्दी पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे लाना पड़ता है कि ओरल असर नहीं कर रही होती। इसकी वजह ये है कि अननेसेसरी यूजेज हुआ होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने ये डिसाइड करना है कि जी मुझे कहाँ एंटीबायोटिक देनी है डॉक्टर ने और कहाँ नहीं देनी, और मरीज़ खुद से कभी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करे, वरना ये बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जी जब वो इस तरह से फ्रिक्वेंटली लेगा तो आगे जाके वो एंटीबायोटिक उसको वो काम नहीं आएगी, असर नहीं करेगी, और फिर हैवी एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे और कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, मैं एंटीबायोटिक के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल मैंने यूजुअली देखा है कि पेरेंट्स को जब वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आई एम रियली सॉरी अगर कोई मेरी बात को बुरा मनाए, तो मैंने यूजुअली देखा है चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब भी जा रहे होते हैं, छोटी से छोटी बीमारी में भी डॉक्टर साहब जो है वो उनको एक पर्टिकुलर नाम की एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं उनको पता चल जाता है कि ये एक एंटीबायोटिक है जो अगर दांत में दर्द है तो भी देंगे, खांसी नजला है तो भी देंगे, पेट में तकलीफ होगी तो भी देंगे। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अगर कुछ भी बच्चे को हो रहा है, घर में चोट भी लग रही है, तो वही आपने निकाली फ्रिज से मेडिसिन, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स किया और बच्चे को पिला दिया। एक तो मुझे बताएगा कि एक दफ़ा अगर हमने मेडिसिन स्टार्ट कर ली है तो क्या उसकी एफिकेसी रहती है कि हम दोबारा उसको पी सकते हैं? क्योंकि यूजुअली मैंने पेरेंट्स को देखा है वो दोबारा वही मेडिसिन पिला रहे होते हैं। फिर वही एक ही पर्टिकुलर नाम की एंटीबायोटिक जो कि बड़ी ही कॉमन है, आप कुछ भी होता है बच्चे को फ़ौरन वो मेडिसिन दे देते हैं, तो उसका आपको लगता है कोई फ़ायदा है? नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो ये कि एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर मिलनी नहीं चाहिए। जब मेडिकल स्टोर वाला देगा नहीं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो यूजेज खुद ब खुद कम हो वो तो जाएगा, खत्म होगा नहीं। ठीक है ना, तो वो रेगुलेटरी कंट्रोल का एक फेलियर है। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि अगेन सेल्फ मेडिकेशन के जी मरीज कहता है यार पिछली दफ़ा डॉक्टर ने ये दिया था, अभी भी मैं यही शुरू करा दूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अपनी प्रिस्क्रिप्शन लगाई हुई होती है, ठीक है ना, तो वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगेन हर दफ़ा सिविरिटी ऑफ डिजीज़ वो नहीं होती और डिजीज़ भी वो नहीं होती। हो सकता है कि पिछली बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें दिया हो, इस दफ़ा वायरल है, ज़रूरत ही ना हो। आप बिला वजह अपने बच्चे को एक्सपोज करा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट के साथ, एंटीबायोटिक के साथ। दूसरी जो आपने बात की कि जी वही पुरानी एंटीबायोटिक, देखें अगर एंटीबायोटिक सिरप के फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में जिसको आपने बनाया, तो फिर उसको बनाने के बाद उसकी एक लाइफ होती है सर्टन, कि आपने 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर लेनी है, 10 दिन के अंदर यूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आप उसको उससे ज़्यादा रखेंगे तब उसके अंदर एफिकेसी नहीं रहती, तो वो वैसे भी किसी काम की नहीं होगी, सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, बेनिफिट कुछ नहीं मिलेंगे। तो एंटीबायोटिक जब आप खुद प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो आप पाउडर की फॉर्म में हो, सिरप की फॉर्म में, उसे आपने खोल लिया तो फिर उसकी एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। टैबलेट की फॉर्म में हाँ जो आ रही होती हैं, क्योंकि वो रैप होती हैं, पैकेजिंग में होती हैं, तो वो एंटीबायोटिक उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। सिरप की फॉर्म में भी मेंशन होती है, लेकिन वंस यू हैव ओपन इट, अब वो ओपन लेवल की, ओपन खुलने के बाद अब उसकी एक्सपायरी बड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो फिर आप बेनिफिट कोई भी नहीं दे रहे हैं, और फिर पेरेंट्स को ये भी लगता है यार अच्छा मैंने खुद से शुरू करा दिए, तो अब वो बच्चे की कंडीशन को थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं, चलो अब तो 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उकताना का हंसता, क्योंकि दवा असर तो करनी चाहिए, वो 3 दिन में बीमारी बढ़ गई तो फिर आपको हॉस्पिटल एडमिशन की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो इसमें बिल्कुल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये एहतियात करनी है कि आपने खुद से शुरू नहीं करनी एंटीबायोटिक्स वगैरह, और दूसरा बच्चों के हवाले से हम कहते हैं, स्पेशली बड़े बच्चे तो बता देते हैं कंडीशन के हैं, छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उनमें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, और अगर बच्चा कमज़ोर है तो अगेन निमोनिया के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हम इसमें कहते हैं रेड फ्लैग जो आपने देखना है, अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा जो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अगर वो खेलना छोड़ दे और खाना छोड़ दे तो दैट्स द रेड फ्लैग। तो इस सूरत में आपने बच्चे को फ़ौरन करीबी अस्पताल या डॉक्टर के पास लेके जाना है, कि छोटे बच्चे खाना और खेलना नहीं छोड़ते। जहाँ उन्होंने ये 2 चीज़ें छोड़ दी, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर एंड यू नीड टू गो।
डॉक्टर साहब हमने बच्चों की बात करी, अब हम बात करेंगे बड़े लोगों की। और आपको पता है जो बड़े हमारे हजरात हैं उनको ज़्यादातर कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कॉमनली होती हैं, जैसे अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के बारे में इसलिए बात करूँगी, आपका एक्सपोजर ज़्यादा डायबिटीज़ के साथ है, तो डायबिटिक है, एस्थमेटिक है, या जॉइंट पेन के साथ है। तो आप बताएं ऐसे मरीजों को इस मौसम में कैसे एहतियात करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो अभी रिसेंट इंफॉर्मेशन जो डायबिटीज़ के हवाले से IDF ने जो शेयर किया था पिछले साल, उसके मुताबिक पाकिस्तान में एडल्ट पॉपुलेशन में हर तीसरा बंदा डायबिटिक है। अच्छा। 30% प्रिवेलेंस है हमारे यहाँ डायबिटीज़। और ये एज कहाँ से स्टार्ट होती है? 18+। ठीक है, 18+ एडल्ट हम कहते हैं, उनमें हर तीसरा बंदा। तो ऑब्वियसली जितनी एज बढ़ती जाती है उनमें वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमें 50+ टेस्टिंग की बात फ्रीक्वेंसी करें, बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। तो गाइडलाइंस कहती हैं कि जी 35 साल की उम्र के बाद अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या आप हाई रिस्क पर हैं, वज़न ज़्यादा है आपका, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, तो आपने लाजमी हर साल अपनी शुगर चेक करनी है। और हम तो पेशेंट को ये कहते हैं, आम लोगों को भी, कि भाई अगर आप अपने किसी अटेंडेंट को भी किसी भी ऐसे OPD में लेके जाते हैं, बच्चे को, किसी बड़े को, किसी भी वजह से, तो अपने शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवा लिया करो। क्योंकि 6 महीने साल भर में एक दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने किसी अजीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, उसमें आप चेक करवा लेंगे। हमारे इतनी ज़्यादा कॉमन है कि आप चेक करवा लेना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि बर वक्त जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अब सर्दियों में अगेन डायबिटीज़ में और ब्लड प्रेशर की शिकायत जिनको होती है या दमा वगैरह होता है, ये हाई रिस्क पर होते हैं। इनमें ये इन्फेक्शन जल्दी, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर हो जाती है। जितनी उम्र बढ़ेगी उसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज़ इटसेल्फ उसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हैं। जिनको दमा वगैरह है उनमें अगेन दे आर हाई रिस्क, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पहले से, उनको ज़रा भी कुछ ट्रिगर करेगा, उनकी लंग की पहले से कंप्लायंस कैपेसिटी कम है, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते जैसे एक नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट होगा। जिसको दमा नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मली उसके लंग्स काम करेंगे। इन पेशेंट्स के लंग्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वो जब कोई इन्फेक्शन आता है, एक आम बंदे के लंग्स तो उसको कर लेते हैं क्योंकि उसके पास एक पीछे रिजर्वॉयर मौजूद होता है उसके लंग्स। इन पेशेंट्स में वो नहीं होता तो वो उनके सिम्टम्स और सीवियर हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और उस ध्यान रखने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जी वो डस्ट से, एलर्जी से, उन सारे फैक्टर्स से प्रिवेंट करे। खाने पीने में ध्यान रखे, ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, जिससे इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। अगेन बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें कि वहाँ पे वेंटिलेशन का नहीं इशू होगा, तो अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अपनी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, शुगर जितनी बढ़ी हुई होगी उतना जो है फिर वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तो वो सारी एहतियात अगर आप रखेंगे तो वो नहीं होता। अगर आप एहतियात नहीं रखते ऐसे पेशेंट, मीठा भी तो खाते हैं हम लोग सर्दियों में, हलवा, गाजर का। क्योंकि सर्दियों में अनफॉर्चुनेटली शुगर इस वजह से भी बढ़ती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म की वजह से थोड़ी सी हीट पैदा होती है जो आपको गर्मी देती है। तो डेट्स वाई सर्दियों में आपको भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ये रीज़न है कि आप चाहते हैं क्योंकि वो खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी गर्मी फील होती है। दूसरा ये कि सर्दी के मौसम में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि ठीक है मैं घर में रहूँ, कूजी इन्वायरमेंट में रहूँ। तो जब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना वो भी शुगर को कंट्रोल करती है। सही। आप जब वॉक करते हैं तो शुगर कंट्रोल होती है, क्योंकि एक्टिव मसल में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, ग्लूकोज खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कि जी ओवर ईटिंग थोड़ी सी बढ़ गई एज कम्पेयर टू समर। दूसरा ये कि वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो गई। तो ये दोनों चीज़ें भी शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं। ठीक है जी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है विंटर में टेम्परेचर के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें अब शुगर लेवल को बढ़ाएंगे। शुगर अनकंट्रोल्ड होगी तो अगेन आपकी इम्यूनिटी मज़ीद वीक होगी। इन्वायरमेंट में पहले ही आपका ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको बीमार कर सकता है। जी बिल्कुल। आलूदगी है, ठंडक है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो देन यू गेट मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इन्फेक्शन और ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन होता है तो शुगर को बढ़ाता है। फिर टेम्परेचर बेसिकली स्ट्रेस एक तरह का कोल्ड, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में निकलते हैं जो कि कॉर्टिसोल हो गया, ये भी शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। अच्छा। जिस तरह से आप बीमार कोई बंदा होता है उसमें भी बीमारी भी एक स्ट्रेस है, बॉडी उसको स्ट्रेस लेती है। हाई टेम्परेचर की एक्सट्रीम टेम्परेचर भी बॉडी उसको स्ट्रेस लेती है। इन सारी कंडीशन में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं लाइक कॉर्टिसोल, तो ये सब शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूँ तो मेरी शुगर बढ़ी हुई है। और यूजुअली स्ट्रेस में शुगर बढ़ती है। स्ट्रेस में बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे तो आप बीमार होंगे तब भी आपकी शुगर बढ़ेगी।
आपको कोई टेंशन होगी तब भी थोड़ी सी शुगर सब बढ़ेगी। यही रीजन है कि लोगों को यूजुअली डायबिटीज होती नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको कोई ना कोई ट्रॉमा होता है या कोई स्ट्रेस होता है और अगर फैमिली हिस्ट्री में उनके डायबिटीज है तो उनको पता नहीं चलता उनको कब शुगर हो जाती है। ऐसा पेशेंट बताते हैं हमें आके। बिल्कुल, स्ट्रेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमारे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लिंक है कि जिन में देखा गया स्टडीज़ बताती, रिसर्च बताती कि जिन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है तो उनमें आम लोगों के मुकाबले में शुगर होने की शरह ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेस डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसी तरह से अगर कोई बीमारी हो जाती है किसी भी किस्म की, अब सपोज करें कि किसी के पैर में ज़ख्म हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से भी शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल को बढ़ाएंगे, शुगर को बढ़ाएगा। शुगर उस ज़ख्म को ठीक नहीं होने देगी, वो ज़ख्म मज़ीद शुगर को बढ़ाएगा, शुगर बढ़ेगी वो ज़ख्म को और मज़ीद ख़राब करेगी, तो विशियस साइकिल बन जाता है। उसको ब्रेक करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बस ये कहते हैं मरीज़ को कि जी अपनी शुगर लेवल का ध्यान रखो, हम इस मौसम में एहतियात करें कि आपको कोई इस किस्म का ना इन्फेक्शन कैच ना करे, ताकि परेशानी से बचा जा। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ब्रेक के जाने और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।